वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आपका आज हम एक नया टॉपिक के साथ आनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, और ये पार्ट जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि अंक 4 का है। यानी ये पार्ट मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बता रहा हूँ कि जो आनुवांशिकी जो पार्ट है जेनेटिक्स, ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है। और इस पार्ट से आपका एक प्रश्न आता है। कितना प्रश्न आता है? एक। वो भी कितने का? 4 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो ध्यान देना दोस्तों, आनुवांशिकी एक अच्छा टॉपिक, नया टॉपिक और पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान देना। नंबर 1 प्रश्न बनता है कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। पाठ का नाम है आनुवांशिकी, तो शुरुआत कर रहे हैं आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत सरल टॉपिक और 4 नंबर का ये चैप्टर है। बहुत ध्यान से समझना, और चैनल जो है अपना उसको अधिक से अधिक लाइक किया करो, अधिक से अधिक शेयर किया करो और उसको सब्सक्राइब किया करो। तो दोस्तों ध्यान देना, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान देना मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, नोट करना, अपनी नोटबुक में इसको लिखना। तो देखिए डेफिनेशन सुनिए, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जीव विज्ञान की वह शाखा यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों, जिसमें सजीवों के, जिसमें सजीवों के लक्षणों, सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता। ध्यान देना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता, 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 आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नता, एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। एवं विभिन्नताओं, एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है, या उसे आनुवांशिकी कहते हैं। ध्यान देना, प्रश्न बनता है, शुरुआत का पहला प्रश्न आपका यही है। पाठ का नाम भी आनुवांशिकी जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों उसे। तो आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। समझना, आनुवांशिकी कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ध्यान देना, आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। आगे ध्यान रख देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात कि आनुवांशिकी जो शब्द था, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन, यानी आनुवांशिकी जो शब्द था, ये सबसे पहले डब्ल्यू बेडसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू बेडसन, डब्ल्यू बेडसन नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1905 में। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन,
आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम डब्ल्यू बेडसन, ध्यान देना, डब्ल्यू बेडसन नामक वैज्ञानिक ने, सर्वप्रथम डब्ल्यू बेडसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया, सन 1905 में किया, वैज्ञानिक ने सन 1905 में किया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि आनुवांशिकी शब्द, प्रश्न आ सकता है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि भाई आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम डब्ल्यू बेडसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में किया। कब किया था दोस्तों? 1905 में। आई बात समझ में। और जो ये शब्द है जेनेटिक्स, जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी जो है जिसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, GENETICS, जेनेटिक्स। तो ध्यान देना, जेनेटिक्स जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी जो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो जेनेटिक्स शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। ध्यान रखना, जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स आनुवांशिकी, क्या बोलते हैं जिसको? आनुवांशिकी। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति, ध्यान देना, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। किससे हुई है? जीन से, जीन से हुई है। जीन, GENE, जीन की मीनिंग क्या है? GENE, जीन से हुई है। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात शुरुआत मैंने की है आनुवांशिकी एक नया टॉपिक के साथ। आपका जो पिछला चैप्टर था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, वो कंप्लीट हो गया है। एक नया टॉपिक, नया चैप्टर और बहुत अच्छा टॉपिक आनुवांशिकी। तो शुरुआत मैंने की है आपको आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम डब्ल्यू बेडसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में किया। और इस शब्द की उत्पत्ति, कौन से शब्द की उत्पत्ति? जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। आई बात समझ में दोस्तों? आगे चलते हैं, अगला इसमें जो टॉपिक है नंबर दूसरा, आनुवांशिक लक्षण। कौन सा है दोस्तों? आनुवांशिक लक्षण। कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 परिभाषा आपकी हो गई आनुवांशिकी। नंबर दूसरी जो परिभाषा है आपकी, ध्यान देना, वो कौन सा है? आनुवांशिक लक्षण। तो ध्यान देना, आनुवांशिक लक्षण, प्रश्न बनता है आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण, ध्यान देना, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, संचरित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आई बात समझ में? एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आइए दोस्तों समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्रों, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? तो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अगली नंबर तीसरी जो इसमें परिभाषा है वो है अपनी वंशानुगति। कौन सी है? वंशानुगति।
ध्यान देना कौन सी है, वंशानुगति। कौन सी परिभाषा है अगली अपनी, वंशानुगति। तो देखिए वंशानुगति किसे कहते हैं, गौर देना परिभाषा पर, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक जो लक्षण हैं, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, कौन सी पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में संचरण होना ही, संचरण होना ही या संचरित होना ही, संचरण होना ही वंशानुगति कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। गौर देना, बहुत अच्छा टॉपिक, वंशानुगति किसे कहते हैं। तो तुम्हारा डेफिनेशन में परिभाषा बता रहा हूँ कि आनुवांशिक लक्षणों का, कौन से लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण होना ही वंशानुगति कहलाता है। और इसको हम हेरेडिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, हेरेडिटी। वंशानुगति कह देते हैं हेरेडिटी। तो ध्यान देना, वंशानुगति, वंशानुगति, ध्यान देना, जिसको हम हेरेडिटी के नाम से भी जानते हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो वंशानुगति शब्द का प्रतिपादन, वंशानुगति शब्द का प्रतिपादन, प्रतिपादन स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने 1863 में किया। कौन से सन में, 1863 में। कौन से सन में दोस्तों, 1863 में। तो ध्यान देना, समझना, वंशानुगति किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, कौन सी पीढ़ी से दोस्तों, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण होना ही वंशानुगति कहलाता है। और वंशानुगति, जिसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं, इस शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 में किया। आई बात समझ में। तो मैंने अब तक इस सिलेबस की, इस पार्ट की 3 डेफिनेशन आपको समझा दी। नंबर 1 आनुवांशिकी, नंबर 2 आनुवांशिक लक्षण, और नंबर 3 वंशानुगति। नंबर 3 कौन सी, वंशानुगति। चलते हैं, अगला जो टॉपिक है इसमें बहुत अच्छी, अगली जो डेफिनेशन है वो है इसमें विभिन्नताएं। कौन सी है, विभिन्नताएं। कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं, प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं और विभिन्नताएं उत्पन्न क्यों होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है। प्रश्न को समझो मेरे, नोट करना, विभिन्नताएं किसे कहते हैं और विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है, यानी विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, क्या कारण है विभिन्नताएं उत्पन्न होने का। तो दोस्तों ध्यान देना, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, तो समझना विभिन्नताएं किसे कहते हैं। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, परिभाषा ध्यान देना, एक ही जाति, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, यानी एक ही जाति के, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने के मध्य पाई, एक ही जाति सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, यानी एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को, पाई जाने वाली असमानताओं को, असमानताओं को, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं।
एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। आई बात समझ में? तो दोस्तों प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, अधिक से अधिक शेयर किया करो, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो ध्यान देना, विभिन्नताएं एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। प्रश्न बनता है, लिखाते भी हैं बहुत अच्छी तरह से कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं। तो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। प्रश्न बनता है, इसी में मैंने बताया विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो ध्यान देना, समझना, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो ध्यान देना, कारण क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रीजन, कारण। तो कारण क्या है विभिन्नताएं उत्पन्न होने का? तो ध्यान देना, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, यानी जो सजीव होते हैं, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण, किसके कारण? जीन विनिमय के कारण, जो जीनों की आपस में आप जानते हैं जब संतति का निर्माण होता है तो कुछ लक्षण किससे आते हैं, गुणसूत्र किससे आते हैं? माता से, कुछ किससे आते हैं? पिता से। क्योंकि आप जानते हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46, यानी 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। तो लैंगिक जनन जो है, कौन सा जनन है अपना? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण, यानी जीनों की क्या होती है? अदला बदली होती है। जीन विनिमय का मतलब क्या है? जीनों क्या होती है? अदला बदली होती है। तो सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आई बात समझ में? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आई बात समझें दोस्तों? तो ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न क्यों होती हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो तुम्हारा उत्तर मुझे, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। कारण क्या है? लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय, लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय। तो मैंने लिख दिया है, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आई बात समझ में? तो दोस्तों आपकी 4 डेफिनेशन जो आपके सामने मैंने बताई, नंबर 1 आनुवांशिकी, नंबर 2 समझाई आपको आनुवांशिक लक्षण, नंबर 3 बताइए आपके लिए वंशानुगति, जिसको हम हेरेडिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये शब्द 1863 में स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इसके अलावा यानी आपको ये भी बताया था कि आनुवांशिकी जो शब्द है वो डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में प्रतिपादन किया था। और चौथी डेफिनेशन जो थी आपकी परिभाषा थी वो विभिन्नताएं। कौन सी थी? विभिन्नताएं। कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं, विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं। आई बात समझ में? तो इनको चारों परिभाषाओं को नोट करना, अच्छी तरह से इनका अध्ययन करना। अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंडलवाद। तो ध्यान देना, मेंडलवाद 2 तरह से प्रश्न आता है भाई, मेंडलवाद क्या है समझाइए, मेंडलवाद क्या है समझाइए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त परिचय लिखिए। यानी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेंडलवाद की, तो ध्यान देना, यानी मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ध्यान देना, मेंडल का पूरा नाम, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल है।
आई बात समझ दोस्तों, यानी मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इन्हें क्या कहते हैं, आनुवांशिकी का पितामह कहते हैं, जेनेटिक्स ऑफ फादर, जेनेटिक्स ऑफ फादर, यानी आनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। नोट कर लेना इस चीज़ को कि भाई आनुवांशिकी का पितामह कौन है, तो आपका तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इन आनुवांशिकी के जो नियम थे सही तरीके से इन्होंने ही खोजे थे, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। आई बात समझ में, तो जेनेटिक्स ऑफ फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलते हैं आगे, ध्यान देना, लिख रहा हूँ मैं, इनका जन्म, यानी मेंडल बात समझा रहा हूँ, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को, यानी इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया देश के, यानी ऑस्ट्रिया देश के हेंजरड्रॉफ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेंजरड्रॉफ प्रांत के सिलिसियन, बहुत सी बुकों में सिलिसिया भी लिखा रहता है, वो एक ही बात है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेंजरड्रॉफ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। गौर देना, कहाँ हुआ था, सिलिसियन गांव में हुआ था। मेंडलवाद के बारे में बता रहा हूँ, जीवन परिचय उनका चल रहा है, हुआ था। तो नंबर 1 पॉइंट कौन सा बन गया, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। नंबर 1, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेंजरड्रॉफ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। तीसरा है, सन 1942 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। सन 1942 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। ध्यान देना, क्या प्राप्त की, डिग्री प्राप्त की, यानी दर्शन शास्त्र में क्या की इन्होंने, डिग्री प्राप्त की। अगला, सन 1943 में ऑस्ट्रिया, यानी जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के चर्च के पादरी बन गए। आई बात समझ, जिस तरह मंदिरों में क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, उसी तरह चर्चों में क्या होते हैं, पादरी, जिन्हें फादर के नाम से जानते हैं, चर्च के पादरी बन गए। आई बात समझ में, गौर देना दोस्तों कि सन 1942 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की और सन 1943 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के चर्च के पादरी बन गए। ध्यान देना, जब ये चर्च के पादरी बन गए तो उस चर्च का एक उद्यान था, बगीचा, यानी चर्च जो था, जब ये चर्च के पादरी बन गए तो चर्च में क्या था, उद्यान था, और उद्यान में क्या थी, उद्यान मटर थी, जिसका वनस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम। क्या नाम था वनस्पतिक नाम, पाइसम सैटाइवम। ध्यान देना, उस उद्यान मटर का पाइसम सैटाइवम। आई बात समझ में, क्या नाम था उस उद्यान मटर का, यानी पाइसम सैटाइवम। ध्यान देना, जिस तरह आपने 9th में पढ़ा है, आम का नाम क्या पढ़ा था, मेंजीफेरा इंडिका। क्या पढ़ा था, मेंजीफेरा इंडिका। इसी तरह आपके सिलेबस में अभी आया है उद्यान मटर। यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जब ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के जब चर्च के क्या बन गए, पादरी बन गए, तो उस चर्च के उद्यान में उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम पर, यानी उद्यान मटर का वनस्पतिक नाम है ये। क्या नाम है, वनस्पतिक नाम। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। क्या है, होमो सैपियंस।
उसी तरह उद्यान मटर का वनस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। पर संकरण के प्रयोग किए, और कितने वर्ष प्रयोग किए? 7 वर्ष। कितने वर्ष प्रयोग किए? 7 वर्ष, 1856 से 1863। ध्यान रखना कि जब ये चर्च के पादरी बन गए तो उन्होंने चर्च के उद्यान में जो उद्यान मटर थी, कौन सी? पाइसम सैटाइवम, उस पर 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक क्या किए? यानी अपने संकरण के प्रयोग किए। आई बात समझ में दोस्तों? इतना याद करना, लिखना नोटबुक में। आगे फिर मैं बता रहा हूँ कि जो इन प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे, इन प्रयोगों के निष्कर्षों को आई बात में जो प्रयोग किए 7 वर्षों तक, इनके क्या निकाले इन्होंने? निष्कर्ष निकाले, रिजल्ट निकाले। तो इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में, यानी सन 1865 में, आई बात समझ, सन 1865 में, यानी सन 1865 में ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। यानी के समक्ष क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में क्या किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने? ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्रों को क्या किया? प्रस्तुत किया। शोध पत्रों को प्रस्तुत किया। गौर देना दोस्तों कि जब इन्होंने लगातार 7 वर्ष तक अपने संकरण के प्रयोग किए तो इनके निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। और इस सोसाइटी ने क्या किया कि सन 1866 में, ध्यान देना, सन 1866 में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित कर दिया। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन करना कि पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित कर दिया। इन्होंने तो क्या किया था? ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस सोसाइटी ने क्या किया था कि सन 1866 में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से क्या कर दिया? इनको प्रकाशित कर दिया। और इन्हीं नियमों के आधार पर, ध्यान देना, मेंडल के जो नियम थे, इन्हीं शोध पत्रों के आधार पर आनुवांशिकता के नियमों की क्या हुई? खोज हुई। यानी इन्हीं नियमों के आधार पर, या इन्हीं नियमों के फलस्वरूप, या इन्हीं शोध पत्रों के आधार पर आनुवांशिकता के नियमों की क्या हुई? खोज हुई। आई बात में, जिसको हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। कि आनुवांशिकता के कितने नियम दिए थे इन्होंने? 3 पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासों में। प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, और पृथक्करण के नियम का दूसरा नियम नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम था इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों नियमों को अगली क्लासों में मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो 3 नियम थे इन्होंने, प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों नियमों को अगली क्लासों में बहुत विस्तार से आपको समझाएंगे। तो इनके जो 1866 में पादप संकरण प्रयोग नामक शीर्षक से क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया, जिसको मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। और 6 जनवरी, ध्यान देना, 6 जनवरी 1884 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो महान अपने वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनकी 6 जनवरी 1884 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आई बात समझ में? तो ये था मेंडलवाद। क्या था? मेंडलवाद। यानी जो मेंडल का पूरा नाम, कब क्या खोजा, क्या नियम दिए, इन सभी को हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। और इस महान वैज्ञानिक की 6 जनवरी 1884 क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आई बात समझ दोस्तों? तो इसको नोट करना, याद करना, लिखना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अगली क्लास में।